हम डिस्कस कर रहे थे सी सेट आपका 2023 का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो, ठीक है। और इसमें हम ये ट्राई कर रहे हैं कि हमारी जो एक्यूरेसी वो 90% से ज़्यादा हो जाए, जिससे हमें एटलीस्ट 50 मार्क्स या 50+ मार्क्स जो हैं हम अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से सिक्योर कर लें, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 17 मार्क्स और है वो हमें रीजनिंग हो गया और मैथ से एटलीस्ट 8 to 9 क्वेश्चन सॉल्व करके लेकर आना है, ठीक है। यही हमारी अप्रोच है पूरा। अगर आप मैथ में वीक हैं तो ये थर्ड वीडियो है और लास्ट वीडियो भी होगा आपका। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हमारा जो पूरा अप्रोच है वो सेम ही रहेगा कि अगर अजम्पशन पूछा गया है तो हम जीएस का नॉलेज नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर अजम्पशन के बाद कुछ भी अगर पैसेज में पूछा गया है तो हम जीएस का नॉलेज फुली अप्लाई करेंगे, ठीक है। और डेरोगेटरी जो वर्ड्स होंगे, डेरोगेटरी जो स्टेटमेंट्स होंगे, जो डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेंट्स होंगे, उनको हम कंप्लीटली ऑलवेज ऑलवेज क्या करेंगे, इनकरेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये यहीं से स्टार्ट करना था हमें। तो 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि which one of the following statement best reflect the most logical rational and critical message। तो सबसे लॉजिकल और क्रिटिकल मैसेज बताना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, एक एक ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन से ही देखते हैं कितना हम इनकरेक्ट कर सकते हैं। डी कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज इन ऑल इट्स, मतलब पूरे वे में अगर देखा जाए तो डेवलप कंट्रीज के कारण है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ये डेरोगेटरी और डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर में है, ठीक है। कह रहा है सभी कनोटेशन में जिस वे में भी देखोगे ये डेवलप कंट्रीज का है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे कि देयर इज अ इम्पेंडिंग इशू ऑफ डीलिंग विथ अ ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइमेट चेंज विक्टिम्स एंड क्लाइमेट रिफ्यूजीज। ये देखना पड़ेगा कि कहीं हमारे पूरे पैसेज में क्लाइमेट रिफ्यूजी के बारे में बात किया गया है। फिर कह रहे कि इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर ये वैसी बात कर दी गई कि क्लाइमेट चेंज की अगर बात हो रही है तो इन्वायरमेंटल जो रिसोर्सेज है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है या इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका ये ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी नहीं देगा कि इसके रीजन से क्लाइमेट चेंज है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहे कि क्लाइमेट जस्टिस के बारे में बात की गई है और कहा गया कि क्लाइमेट जस्टिस जैसे जो कॉन्सेप्ट हैं वो सभी एग्रीमेंट में होने चाहिए और सभी पॉलिसी में, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। अब हमारा अप्रोच क्या होगा, डी तो यहाँ पर इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी पैसेज से ये दिखा दूंगा कि ये दोनों स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है। पैसेज में भी आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। बट मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि अगर आप जल्दी में हो तो ऐसे सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक है। तो पढ़ना स्टार्ट करते, कह रहे कि अलोंग विद द सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल क्लाइमेट जस्टिस इज रिगार्डेड एज अ सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल इन इन्वायरमेंटल बैलेंस। तो यहाँ पर क्या बात करी गई, क्लाइमेट जस्टिस, ठीक है। तो पहले ही लाइन में इसने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर कर दिया कि क्लाइमेट जस्टिस की पूरी बात होगी पैसेज में, पहले ही लाइन पे यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा, इस हिसाब से जो है वो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कैसे, और भी मैं आपको शो करता हूँ कहाँ पर। देखिए क्लाइमेट जस्टिस की बात की थी, फिर यहाँ पर देखिए आवर क्लाइमेट चेंज समिट्स जो हैं और कंपेक्ट्स जो हैं वही बात की गई ना, बोथ द प्रिंसिपल्स हैव इलूडेड कंसेंसस अमंग नेशन, कंसेंसस एग्रीमेंट, इसकी ही बात कर रहा है यहाँ पर। प्रिंसिपल्स रूल्स की बात कर रहा है क्लाइमेट चेंज और जस्टिस के बारे में, ठीक है। यही बात हुई है पूरे। फिर यहाँ पर देखिए कि जस्टिस इन क्लाइमेट इज नॉट कन्फाइंड टू एक्शन रिलेटिंग टू मिटिगेशन बट इंक्लूड द वाइडर नोशन ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द फॉर अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड कंपनसेशन फॉर लॉस एंड डैमेज। यहाँ पर भी क्या बात की गई है कि वाइडर नोशन चाहिए, एक मतलब ऑल ओवर अप्रोच चाहिए, सभी नेशन को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। एक ऐसे डेवलप कंट्री पूरा, अगर आप पूरा ये पढ़ लेंगे इसमें कहीं भी आपको डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में नहीं दिया गया है, कहीं भी आपको क्लाइमेट रिफ्यूजी के वो नेम तक मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि अनइवन रिसोर्सेस हैं, पूरा आप देख लीजिए, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर दिया।
यहाँ पर ये बात की गई कि क्लाइमेट चेंज जो है और उसके रिगार्डिंग जो क्लाइमेट जस्टिस है उसको कैसे लेकर चलना है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। तो ऐसी बात इसमें की गई है, ठीक है। और जब कनोटेशन वाली बात की, जो डी में बोला गया कि क्लाइमेट चेंज इज ए डेवलप इन ऑल इट्स इज ए डेवलप कंट्रीज कनोटेशन, वहाँ पर देखिए वो डेवलप नहीं, यहाँ पर बात की सोशियो पॉलिटिकल कनोटेशन है ये, ठीक है। साइंटिफिक के साथ साथ एक सोशियो पॉलिटिकल कनोटेशन है, वो क्या है, जस्टिस, जो क्लाइमेट जस्टिस की बात होती है। तो यहाँ पर पूरा जो मोस्ट लॉजिकल और जो आप कहते हैं क्रूशियल, मतलब क्या होता है क्रूशियल, मतलब क्रक्स। अगर आप क्रक्स की बात करें यहाँ पर, तो जो सबसे क्रूशियल और क्रक्स मैसेज है वो यही है, क्लाइमेट जस्टिस को कैसे नेशनल और इंटरनेशनल एग्रीमेंट और रूल्स पॉलिसी में इनग्रेन करना है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, हमारा अप्रोच सेम रहेगा। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जिससे हमें ये पता रहे कि कौन से पॉइंट पर हमें पूरा फोकस होना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो एग्रो इकोसिस्टम है शुड बी डेवलप इन एडिशन टू और अलोंग विद द कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की गई कि एग्रो इकोसिस्टम को रिप्लेस कर देना चाहिए। यहाँ पर कहा गया कि एग्रो इकोसिस्टम और कन्वेंशनल जो एग्रीकल्चर है दोनों को साथ में डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि जो वेस्ट लैंड है और डिग्रेडेड एरियाज है इंडिया में वो कन्वर्ट कर देने चाहिए एग्रो फॉरेस्ट्री में। क्या वेस्ट लैंड और डिग्रेडेड एरियाज की कोई इकोनॉमिक वाइबिलिटी नहीं होती, इन्वायरमेंटल वाइबिलिटी नहीं होती? बिल्कुल होता है। हमें पता है कि वेस्ट लैंड भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जीएस का नॉलेज अप्लाई करना, यहाँ पर भी सेम ही पूछा गया कि लॉजिकल, तो क्या ये लॉजिकल है कि वेस्ट लैंड जो है उनको सीधा एग्रो फॉरेस्ट्री में कन्वर्जन कर देना चाहिए? नहीं है लॉजिकल ये, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी कैन नॉट बी इंश्योर्ड। क्या ये लॉजिकल है कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर ही नहीं की जा सकती? ये भी नहीं लॉजिकल है। लॉजिक के बेसिस पे देखिए ना, क्या ये लॉजिकल है? नहीं लॉजिकल है। फिर कह रहे कि फूड यील्डिंग ट्रीज शुड रिप्लेस। अब यह फिर बात यहाँ पर देखिए, कह रहे कि जो फूड दे रहे हैं ट्रीज को उनको रिप्लेस कर देना चाहिए। क्या ये लॉजिकल है? ये भी लॉजिकल नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, जो अगर आपको देखना है तो देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, सोर्सिंग फूड फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स, जैसे अनकल्टिवेटेड सिस्टम एज फॉरेस्ट वेटलैंड और ये सब है। इन एडिशन, यही तो बात की गई, इन एडिशन टू द एग्रीकल्चरल लैंड इनेबल्स अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू फूड कंजम्पशन। तो यही तो डी में बात की गई है। एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चर जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया जिसमें ट्रीज वगैरह लगाते हैं, ठीक है, और एग्रीकल्चर लैंड, इन सबको दोनों साथ में लेकर चलना है। इन एडिशन होना चाहिए इनका। डी हो गया। यहाँ पर आपको उतना ही पढ़ना था, ठीक है। ज़्यादा पढ़ के कंफ्यूज होने से अच्छा है कि थोड़ा पढ़ के आंसर पे पहुँचा जाए। फिर देखिए यहाँ पर भी क्या पूछा गया है, मोस्ट क्रूशियल मैसेज पूछा गया है, प्रैक्टिकल मैसेज पूछा गया है, लॉजिकल। तो इन प्रैक्टिकल जो भी ऑप्शन होंगे उनको आपको इनकरेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे इन प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं इनकरेक्ट करेंगे तो फिर वो आपको हिट कर देंगे एग्जाम में। तो डी देखते हैं, कह रहे हैं कि फार्मा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं शुड बी सेटअप इन रिमोट एरियाज। फिर वही बात हो गई, ठीक है। ये प्रैक्टिकल है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बहुत दूर ही सेटअप करो, जैसे फार्मर को एक्सेसिबिलिटी ही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इम्प्रैक्टिकल दिख रहा है। एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए ना किसी भी कंपनी को, कि हाँ जहाँ लोग हैं वहाँ पर भी कुछ कंपनी हो, और कुछ कंपनी जो ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो अच्छी नहीं है लोगों के हेल्थ के लिए, वो दूर हो। लेकिन ऐसा कि हाँ वो केवल रिमोट एरियाज में हो, ऐसा ऑप्शन तो नहीं है। तो ये लॉजिकल नहीं हो सकता। फिर कह रहे कि स्प्रेड ऑफ ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कैन नॉट बी डन अवे। कह रहा है कि उनको अलग ही नहीं किया जा सकता। जो ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, क्यों नहीं अलग किया जा सकता? क्या रेजिकल है, क्या लॉजिकल है, प्रैक्टिकल मैसेज है? बिल्कुल नहीं हो सकता प्रैक्टिकल, क्योंकि हम बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे जो प्रिवेंटिव मेजर लेकर बिल्कुल इन ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया को कम कर सकते हैं। इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कहें कि इट इज़ नेसेसरी टू प्रमोट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अमंग पीपल्स। अब इसको देखेंगे कि क्या ये बात की गई है, क्योंकि यहाँ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की बात की गई है, आप इसको इनकरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर कहें कि इट इज़ नेसेसरी टू पुट प्रॉपर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इन प्लेस। अब देखते हैं कि क्या कहीं पर उन्होंने
इफ्लुएंट मतलब इफ्लुएंट जो ट्रीटमेंट है उनकी बात की गई है, या फिर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की बात की गई है। ठीक है, देखते हैं, अभी इसके लिए पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर पहले ही बात कह दी गई कि वाइल अवेयरनेस ऑन यूज, मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज कॉमन नॉलेज। तो यहाँ पर क्या बात की गई कि अवेयरनेस जो है और ऑन मिसयूज और यूज में है, जो ये कॉमन नॉलेज है, फिर भी ये सभी लोगों के पास नहीं है कि एंटीबायोटिक्स को कैसे यूज करना चाहिए। तो हमें इसका सोल्यूशन क्या होगा कि अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। तो इस सेंस में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? बी। हमारा बी बिल्कुल अवेयरनेस जनरेशन की ज़रूरत है। ठीक है, अवेयरनेस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जनरेशन की ज़रूरत है, यही तो बात हुई। तो यहाँ पर आपका वो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। ज़्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, बाकी मैंने यहाँ पर पूरा आपको बता दिया है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, फिर से हमारा वही अप्रोच रहेगा कि पहले हमें क्या करना है, क्रक्स यहाँ पर पूछा गया, तो इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सॉल्व करने में। ठीक है, क्रक्स वाले में अजम्पशन से ज़्यादा इजी होते हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, जबकि ऐसा ना हो अगर कि यहाँ बहुत ही टफ पूछ लिया जाए, तो अजम्पशन से क्रक्स वाले ज़्यादा इजी होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि क्रक्स ऑफ द पैसेज क्या होगा, मतलब मेन थीम ऑफ द पैसेज। कह रहा है कि पेरेंट्स जो है, आप मैनी स्कूल चिल्ड्रन आर इलिटरेट है। क्या यूपीएससी ऐसे डेरोगेटरी स्टेटमेंट देगा? नहीं देगा। फिर कह रहे कि आवर एजुकेशन सिस्टम शुड फोकस ऑन मोर इम्पार्टिंग स्किल ड्यूरिंग हायर एजुकेशन। ठीक है, इसको देखते हैं अभी। फिर कह रहे कि इंडिया इज अनेबल टू बिकम ग्लोबल पावर। बिल्कुल वैसा स्टेटमेंट डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स हो गया। ठीक है, बिल्कुल कह रहा है कि इम्पॉसिबल है कि इंडिया ग्लोबल पावर बन जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे कि टू बिकम अ ग्लोबल पावर इंडिया नीड टू इन्वेस्ट इन यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, इसके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, तो हमें देखना है अब हमें कहाँ कहाँ पर फोकस करना है कि कहीं यूनिवर्सल क्वालिटी या क्वालिटी एजुकेशन की बात की है कि नहीं। और हमें ये देखना है यहाँ पर कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सेकेंडरी लेवल पर क्या ज़्यादा स्किल को इम्पार्ट करे। तो दोनों को एजुकेशन पर ही बात हो रही है, इसका मतलब पूरे पैसेज में। देखते हैं, यस, लेटेस्ट सी। कह रहा है कि बेनिफिट्स ऑफ गुड एंड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन पर क्वालिटी लेवल की बात यहाँ पर कर रहा है। फिर कह रहा है कि अक्यूर ओनली व्हेन स्टूडेंट कंप्लीट एंड लीव स्कूल आफ्टर हैविंग एक्वायर्ड द गेटवे स्किल्स। ठीक है, हैविंग एक्वायर्ड द गेटवे स्किल्स like one learn to walk before running. Similarly, one picks up advanced skill only after the picking the basic foundational skills. तो यहाँ पर जो स्कूल लेवल पर है वहाँ पर फाउंडेशनल स्किल पर इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि वहाँ पर जो स्कूल लेवल पर जो फाउंडेशनल स्किल है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तभी वो सेकेंडरी लेवल पर स्किल को एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इन जो बेसिक और यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन है उसके बारे में फोकस किया गया है, न कि ऐसा कहा गया कि ड्यूरिंग हायर एजुकेशन जो है स्किल पर फोकस करना चाहिए। उसने कहा कि जो जब तक आप फाउंडेशनल स्किल पर नहीं फोकस करोगे तब तक हायर स्किल आप इम्पार्ट नहीं कर सकते। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यही तो बता रहा है यहाँ पर। फिर बाद में ये फिर भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ओनली आफ्टर द पिकिंग द फाउंडेशनल स्किल the advent of the knowledge economy poses new challenges, and one of the severe consequences of having an uneducated workers will be our inability to keep pace with the global economy. यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैसे जैसे नॉलेज इकॉनमी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे अगर हम अपने जो अनएजुकेटेड वर्कफोर्स है अगर उनको एजुकेट नहीं करेंगे या एजुकेटेड वर्कफोर्स को इंक्रीज नहीं करेंगे तो हम ग्लोबल इकोनॉमी के लेवल पर नहीं आ पाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंडिया जो है वो मेजर पावर नहीं बन पाएगा। ठीक है, यही यहाँ पर बात हो रही है। फिर विदाउट अ स्ट्रॉन्ग लर्निंग फाउंडेशन कैसे बिल्डअप होगा, यहीं पर देखिए लर्निंग फाउंडेशन कब बिल्डअप होगा, जब हम स्टूडेंट को जो स्कूल लेवल पर है उनको प्रोवाइड कराएंगे। तो कह रहे विदाउट
learning foundation at the primary level, there can be no improvement in the higher education skill. तो यहाँ पर ये नहीं बात की गई है कि हायर एजुकेशन स्किल की, यहाँ पर बात की गई कि क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए और इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए अगर उसको ग्लोबल पावर यहाँ का मतलब है कि इकॉनमी जो है ग्लोबल के लेवल पर लेकर आनी है। वहाँ पर लिखा है ना, दिखा देता हूँ आपको। ग्लोबल इकॉनमी अगर बनना है, ग्लोबल इकॉनमी के पेस पर और रेट पर ग्रो करना है तो फाउंडेशनल स्किल पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, वो 1 वहाँ पर सही हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट पर देखते हैं कौन सा है हमारा, हाँ ये पैसेज देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हाईलाइट ही नहीं हुआ है, फिर भी देख लेंगे हम आराम से, कोई इशू नहीं है इसमें। कह रहा है कि इसमें क्या पूछा है कि मोस्ट लॉजिकल मैसेज इम्प्लाइड बाई द अबव पैसेज। ठीक है, लॉजिकल मैसेज देखना है तो जो इलॉजिकल होगा उसको इनकरेक्ट कर देंगे। फिर कह रहा है कि इन आवर लाइफ हैविंग टू फ्यू चॉइसेस मे नॉट बी गुड, ओके गुड थिंग, बट हैविंग टू मैनी कैन बी इक्वली एज डिफ़िकल्ट। भाई यहाँ पर तो ऐसा कोई बात नहीं की गई है, तो इसको बिल्कुल ये लॉजिकली सही भी लग रहा है, अभी पैसेज से ही हम इसको गलत और सही कर सकते हैं। फिर कहे कि वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड हैव नो करेज टू फॉलो आवर कन्विक्शन। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये लॉजिकल लग ही नहीं रहा। ये लॉजिकल है कि हम अपना कन्विक्शन नहीं फॉलो करते। तो फिर कहेगा मॉडर्न लाइफ इज अ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, ये भी भाई बिल्कुल, और एंडलेस डिफ़िकल्टीज। भाई बहुत लोग हैं जिनकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज उतना नहीं है, तो ये भी लॉजिकल नहीं है। फिर कहेगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है इज इनफीवल सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड मेक लाइफ डिफ़िकल्ट। अब यहाँ पर कह रहा है कि टेक्नोलॉजी को छोड़ दो पीछा, वो बिल्कुल डिफ़िकल्ट कर दे रहे हैं लाइफ को। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है। तो इस हिसाब से हमारा डी सही हो जाएगा अगर हमने 3 कट कर दिया तो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या कहीं पर यहाँ पर ऐसा बात की गई है। यहाँ पर देखिए चॉइसेस यहाँ पर मैंने देखा है, और एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन में लास्ट में आंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम लास्ट में फोकस करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं कि कह रहे कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी एंड ओवर कंजम्पशन ऑफ रियल टाइम डाटा एंड सोशल मीडिया कैन लीव लिटिल रूम फॉर द सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ मतलब सेल्फ असेसमेंट के बहुत कम टाइम मिलता है जब हम बहुत सारी चॉइसेस हो जाती हैं। चॉइसेस मतलब बहुत सारे डेटा को कंज्यूम करने लगते हैं ना, बहुत सारे आइडियाज़ को। एंड रेस्ट मेकिंग डिसीजन मोर डिफिकल्ट, और जब ऐसे बहुत सारी चॉइसेस हो जाती हैं तो डिफिकल्ट हो जाता है। डी पर ही जा रहा है हमारा। फिर कह रहे कि लाइफ इज अबाउट चॉइस, लाइफ इज अबाउट चॉइस, कि कौन सा चॉइस ले रहे हो। मैनी पीपुल आर ओवरवेल्म विथ अट्रैक्टिव लाइफ चॉइस। ओवरवेल्म मतलब बहुत सारी चॉइसेस उनके पास आ जाती हैं, फिर भी वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी और जो एंग्जियस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं कर पाते बहुत सारी चॉइसेस में क्या चूज करें। तो यहाँ पर आपका ये कौन सा आ जाएगा कि अगर बहुत ज़्यादा चॉइसेस हमारी लाइफ में, तो ये हो सकता है बहुत अच्छी बातें ना हो। ओके, तो ये हमारा सही हो जाएगा। या यहाँ पर देखिए हैविंग टू मैनी चॉइसेस कैन बी डिफ़िकल्ट, वहीं पर वो वही बता रहा था कि बहुत ज़्यादा हम सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा चॉइसेस और डेटा का कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो डी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। इसीलिए मैंने उसको लास्ट में देखा था, क्योंकि वहीं पर चॉइसेस दिख रहे थे क्लियरली। फिर देखते हैं 62 नंबर। तो 62 नंबर देखते हैं। ओके, तो 62 फिर वही हम करेंगे, पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। और ये तो मुझे ईजी लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एलिमिनेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस दे दिए हैं ना, एलिमिनेशन 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 एलिमिनेशन, तो आपको ये थोड़ा आपको ईजी लग सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या पूछा गया है। पहले सेम वही पूछा गया है कि बेस्ट मैसेज जो है पैसेज का वो क्या है, बट कह रहा है कि रिगार्डिंग द फाइनेंशलाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड। फाइनेंशलाइजेशन मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में हाउस होल्ड को इंग्रेव करना, उनको इंक्लूड करना। हाउस होल्ड सेविंग, which of the following statement best reflect the solution that are implied by the passage। सॉल्यूशन बताना है इसके बारे में। ठीक है, हमें क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि इनोवेशन इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आर रिक्वायर्ड। बिल्कुल, अगर फाइनेंशलाइजेशन करना है, फाइनेंशियल सेक्टर में लोगों को लेकर आना है, उनको सेविंग को प्रमोट करना है, तो टेक्नोलॉजी को ज़रूर लाना ही पड़ेगा।
ठीक है। फिर कह रहे हैं कि हाउस होल्ड नीड टू कस्टमाइज सॉल्यूशन, कस्टमाइज मतलब उनके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन लेकर आओ, उनके अकॉर्डिंग सेविंग प्लान्स लेकर आओ। बिल्कुल सही बता रहा है ना, लॉजिकल भी है और लग भी रहा है कि सही है। फिर कह रहे हैं कि आप फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट होना चाहिए इससे, बिल्कुल फ्लेक्सिबल। ये देखो यहाँ पर आपका 1 और 2 तो दोनों रिलेटेड है। फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट फाइनेंस से लेकर और कस्टमाइज सॉल्यूशन दोनों एक ही बात हुई, एक वे में देखा जाए तो 1 और 2 तो होंगे ही होंगे, ठीक है, 1 और 2 होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिना पढ़े आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पर कुछ बात की गई है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि हाउस होल्ड फाइनेंस इन इंडिया इज यूनिक, यूनिक है वो, वर्ल्ड लेवल पर नहीं है। तो यूनिक के मतलब यहाँ पर क्या है, यूनिक का मतलब है कि यहाँ पर आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा हर लेवल पर। फिर कह रहे कि बी हैव टेंडेंसी टू इन्वेस्ट हैविली इन द फिजिकल एसेट सच एज गोल्ड एंड प्रॉपर्टी। तो गोल्ड और प्रॉपर्टी में हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। फिर कह रहे कि स्टेप टू इंक्रीज द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग आर क्रिटिकल, यही क्वेश्चन पूछा गया है पूरा। कह रहे कि आप पॉपुलस अकस्टम्ड, अकस्टम मतलब जो कस्टमाइज अप्रोच नहीं है और जो कि ट्रेडिशनल प्रोसेस है, बिल नॉट सिंपली जंप इनटू फाइनेंशियलाइजेशन। तो यहाँ पर ये क्या, ये प्रॉब्लम बता रहा है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या, यही प्रॉब्लम है जो अकस्टम सोल्यूशन है, जो अकस्टम अप्रोच है, उसको क्या करना है, हमको कस्टमाइज करना है, हमको उसको क्या करना है, कस्टमाइज सॉल्यूशन करना है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा वहीं पर, ठीक है। आपको वहाँ पर समझ में आ गया, कस्टमाइज करना है उसको, ठीक है। उस अकॉर्डिंग पर आपको अब फिर देखने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पर डी आपका सही होगा पूरा, ओके। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। ये पैसेज देखते हैं, ठीक है। फिर इसमें भी आपको केवल 2 ऑप्शन सही हैं और हम देखते हैं क्या कह रहा है, अजम्पशन पूछा गया है। अब यहाँ पर अगर हमें बहुत ज़्यादा अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगा तभी हम उसको गलत सही करेंगे, ठीक है, गलत करेंगे स्पेशली जब बहुत एक्सट्रीम होगा, नहीं तो हम पैसेज पूरा पढ़ के ही डिसीजन लेंगे। कह रहा है फोर्थ की गवर्नमेंट नीड टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ पेटेंटीज एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेटेंट्स। तो पेशेंट्स, सॉरी, तो पेटेंटीज और रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट जो है, बीमार डिसीज पर्सन है, उनके बीच एक बैलेंस अप्रोच की बात कर रहा है। भाई ये गलत आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है, और जबकि ये अजम्पशन है तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर कह रहे कि प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू द पब्लिक एट अफोर्डेबल प्राइस इज ए की गोल ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी डिजाइन इन मैनी कंट्रीज। अब ये देखते हैं पैसेज में, ठीक है, इसको भी आप ये नहीं बोल सकते कि एक्सट्रीम है, ठीक है। अब हमको इसमें क्या देखना है कि अफोर्डेबल प्राइस की बात की गई है क्या, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की। फिर कह रहे हैं कि डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज अ ह्यूज बर्डन फॉर डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज। अब हम ये इसमें देखेंगे कि क्या ऐसी बात की गई है कि डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज जो है उन पर बहुत ज़्यादा मतलब ये बर्डन होता है मेडिसिन का। फिर कह रहे कि पेटेंट प्रोटेक्शन गिवन टू पेटेंटीज पुट्स अ ह्यूज बर्डन ऑन द पब्लिक परचेजिंग पावर इन एक्सेसिंग पेटेंटेड मेडिसिन। भाई यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको ऐसा नहीं बोल सकते कि इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर अब हमें देखना ही पड़ेगा। तो हमें कहाँ कहाँ फोकस करना है पैसेज में कि कहीं क्या डेवलपिंग कंट्रीज पर बर्डन की बात की गई है, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या परचेजिंग पावर की बात की गई है, हमें ये देखना पड़ेगा कि अफोर्डेबल प्राइस की बात की गई, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये कहीं पर बैलेंस अप्रोच की बात की गई है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स ग्रांट प्रोटेक्शन टू द पेटेंटीज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पेटेंट टर्म। बिल्कुल सही बात है कि फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होते हैं उनको पेटेंट राइट्स मिलता है कुछ टाइम के लिए। फिर कह रहे हैं कि जो पेटेंटीज होते हैं इंजॉय द लिबर्टी ऑफ डिटरमाइन द प्राइस ऑफ मेडिसिन, उनको अपने मतलब मेडिसिन का प्राइस डिसाइड करने का पूरी पावर होती है। which is time limited to the period of monopoly but could be unaffordable, ठीक है, ये अनअफोर्डेबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कहीं भी हमने डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं देखा हुआ है, तो वैसे मत सोच लेना, यहाँ पर सीधा बता दिया कि हाँ पेटेंट जो मेडिसिन होती हैं वो अनअफोर्डेबल हो सकती हैं, ये नहीं कहा कि नेसेसरली दे आर अनअफोर्डेबल और उनको अफोर्डेबल बनाना है, यहाँ पर कहा है कुड भी,
ठीक है। अनअफोर्डेबल टू द पब्लिक, सच पेटेंट प्रोटेक्शन ऑफर टू द पेटेंटीज इज बिलीव टू बेनिफिट द पब्लिक ओवर द लॉन्गर टर्म। यहाँ कहा कि अनअफोर्डेबल हो सकती है, बट ये जो पेटेंट वाला जो पूरा सिस्टम है ये लॉन्ग टर्म में पब्लिक को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा थ्रू द इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। पेटेंट सिस्टम हेल्प ही करता है। फिर कह रहा है कि आल्दो इट कम्स एट अ कॉस्ट, कॉस्ट क्या है कि अनअफोर्डेबल हो जाता है कुछ टाइम पर, इन द नेचर ऑफ हाई प्राइस, वही बताया गया है, फॉर द पेटेंटेड मेडिसिन, ठीक है। यही एक कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया कि इसको फ्री कर देना चाहिए पेटेंटेड मेडिसिन को, क्योंकि ये कहा गया कि ये पेटेंटेड मेडिसिन वाला जो प्रोग्राम है वो रिसर्च और डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, जो कि लार्जर बेनिफिट होगा पब्लिक का लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पर ऐसा कहीं भी नहीं, अभी डेवलपिंग कंट्रीज की बात हुई है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि ऐसे पेटेंटेड मेडिसिन को ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। द पेटेंटेड रेजीम एंड द प्राइस प्रोटेक्शन जो है थ्रू अ लीगली वैलिडेटेड हाई प्राइस फॉर द मेडिसिन ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द पेटेंट प्रोवाइड द पेटेंटेड विद द लेजिटिमेट मैकेनिज्म टू गेट रिटर्न ऑन द कॉस्ट ऑफ इनकर्ड ऑन इनोवेशन। यहाँ पर यही सिंपली बात की गई है कि क्यों पेटेंट देना चाहिए। तो यहाँ पर बात करें जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उन्होंने इनोवेशन में जो कॉस्ट लगाया हुआ है उसको वो ज़रूर उनको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, वो वहीं से निकालेंगे अपना, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर एजम्पशन ले सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया कि डिपेंडेंसी है कि किस पे और डेवलप और पुअर कंट्रीज, कहीं बात नहीं की गई है। तो ऐसा नहीं, पूरा जो पैसेज है हम देखते हैं कि वो पेटेंट और उसका बेनिफिट के बारे में, और एक ही वहाँ पर थोड़ा जो बात की गई कि वो अनअफोर्डेबल होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर पेटेंट प्रोटेक्शन गिवन टू पेटेंटीज पुट्स अ ह्यूज बर्डन ऑन पब्लिक परचेजिंग पावर इन एक्सेसिंग पेटेंटेड मेडिसिन, ओके। ये अभी देखिए यहाँ पर ऐसा बताया जरूर गया है कि जो इनका परचेजिंग पावर है हायर प्राइस जो है के रीजन से इस पे पेटेंटेड मेडिसिन जो है वो ज़्यादा कॉस्ट पर आती है, और ऊपर भी बताया गया कि अनअफोर्डेबल है, ठीक है। तो इसको अभी होल्ड करते हैं, ठीक है। अभी 2 से हम अगर यहाँ पर देखें तो 2 से ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4 तो हमारा सही है। अब हमें 3 देखना है कि 3 कितना सही है। 3 और 1 में हमारा पूरा फैसला है। फिर कहेंगे प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू द पब्लिक एट अ अफोर्डेबल प्राइस इज अ की गोल ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी डिजाइन इन मैनी कंट्रीज। देखिए यहाँ पर किसी भी कंट्री की कहीं पर भी बात नहीं की गई है, बल्कि यहाँ पर कहा गया है कि पेटेंटेड मेडिसिन को इसलिए प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में पब्लिक को हेल्प करेंगे। तो ये भाई बिल्कुल कहीं बात नहीं की गई, लेकिन हम अगर प्राइस की बात करें तो वो ज़रूर बात की गई है पैसेज में कई बार। अफोर्डेबिलिटी की बात की गई है, पेटेंटेड मेडिसिन की प्राइस की बात की गई, और ये भी बात की गई कि पब्लिक पे वो बर्डन होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि ऐसा कुछ करना चाहिए, ठीक है, कि उसको बंद कर देना चाहिए। तो 1 एंड 4 यहाँ पर सही हो जाएगा आपको, ठीक है। 4 क्यों सही होगा, देखिए कह रहे हैं कि गवर्नमेंट नीड टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ पेटेंटीज एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। तो देखिए पूरा पैसेज पढ़कर आप क्या एजम्पशन लगा सकते हैं कि पेटेंटेड मेडिसिन जो होती हैं वो एक किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का राइट होता है कि जितना उसने कॉस्ट लगाया वो अपना सारे कॉस्ट को रिकवर कर ले, लेकिन फिर बताया गया कि उसी पैसेज में कि ये अनअफोर्डेबल भी होती हैं, इनका प्राइस हाई भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि ये दोनों के बीच एक बैलेंस की बात होनी चाहिए। आप यही एजम्पशन लगाएं कि ये दोनों अगर प्रॉब्लम है, और ये तो हम सीधा पेटेंट भी नहीं ख़त्म कर सकते और सीधा ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सारी मेडिसिन का प्राइस कॉस्ट हाई हो। तो एजम्पशन ये होगा कि दोनों के बीच एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। तो 1 एंड 4 वुड बी करेक्ट, ठीक है। तो 63 का आपका क्या हो जाएगा, बी। ओके नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके नेक्स्ट पर देखते हैं अब कौन सा क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, और वो भी सॉल्व कर लेंगे। एक ये पैसेज है, देखिए बहुत छोटा सा पैसेज है, प्यारा सा, इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये तो हमने कर ही लिया था। ये देखिए बहुत ही अच्छा पैसेज है, देखते हैं क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन देखेंगे, अजम्पशन ही पूछा गया है, ठीक है, अजम्पशन की बात की गई है। कह रहा है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी है इज नॉट अ जस्ट अ राइट बट इट हैज़ अ वैल्यू टू द इकॉनमी। भैया यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं की गई कि जो आप अज्यूम नहीं कर सकते, प्राइवेसी का इकॉनमी में वैल्यू तो होता ही है।
फिर कहे कि देयर इज अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन द प्राइवेसी एंड इनोवेशन। अब ये देखना ही पड़ेगा पैसेज हमें, विदाउट पैसेज हम कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अजम्पशन पूछा गया है और सारे स्टेटमेंट भी मॉडरेट और गुड दिख रहे हैं। फिर कह कि इंडिया शुड इंश्योर द ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, व्हाइल कीपिंग पर्सनल डाटा ऑफ सिटीजन सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। यहाँ पर हमें इतना बात पता चल गया कि प्राइवेसी की बात की गई है, इतना भी बात की गई कि डिजिटल इकोनॉमी में ग्रोथ तो होनी चाहिए, इनोवेशन तो होना चाहिए, लेकिन जो प्राइवेसी है वो सिक्योर रखना चाहिए, ठीक है। फिर ये देखिए कह रहा है कि नो वन विल इनोवेट इन अ सर्विलांस ओरिएंटेड इन्वायरमेंट और इन अ प्लेस वेयर इंडिविजुअल पर्सनल इंफॉर्मेशन इन कंप्रोमाइज्ड। ये क्या, ये आपका क्या बात कर रहा है, ये सेकेंड स्टेटमेंट की कि फंडामेंटल लिंक है इनोवेशन और प्राइवेसी के बीच। यही तो बात कर रहा है कि इनोवेशन, कोई भी इनोवेशन ऐसे सेक्टर में नहीं करना चाहेगा जहां पर प्राइवेसी जो है इंडिविजुअल की वो कंप्रोमाइज हो जाए। तो 2 यहाँ पर सही हो गया। अब हम देखते हैं कि प्राइवेसी इज नॉट अ राइट बट इज अ वैल्यू टू द इकोनॉमी। बिल्कुल। अब देखिए इनोवेशन से आप क्या एज्यूम कर सकते हैं कि अगर इनोवेशन होगा तभी इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन होगा, और वैल्यू एडिशन और इनोवेशन किससे लिंक है, प्राइवेसी से। तो यहाँ भी ये सही हो जाएगा। तो इससे आप सी पूरा सही कर सकते हैं। अप्रोच पर जाइए, ठीक है, ओके, आपको यहाँ पर सही हो गया। तो अभी नेक्स्ट पर क्वेश्चन पर चलते हैं, ज़्यादा आपको इसमें वो नहीं देखना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया है एक पैसेज। हाँ, ये पैसेज देखते हैं, छोटा सा पैसेज है, बड़ा सा इसका ऑप्शन है, ठीक है, फिर भी देखते हैं कि क्या बात कर रहा है इसमें। तो देखिए कह रहा है कि क्या पूछा गया है कि लाइकली रिफ्लेक्ट एज द व्हाट इज द ऑथर ऑफ द पैसेज इंटेंड टू से। यहाँ पर क्रक्स पूछा गया है, ठीक है, इंटेंड मतलब ऑथर क्या कहना चाहता है, कवि की क्या परिकल्पना है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या परिकल्पना है हमारे कवि जी की। कह रहा है कि द एजुकेशन, यहाँ पर आप पूरा जीएस नॉलेज अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है द एजुकेशन सिस्टम शुड बी प्रॉपरली डिजाइंड सो एज टू इनेबल द एजुकेटेड पीपल टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। देखते हैं फिर कि देयर इज नो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, गया काम से तुरंत गया, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पर कोई लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज ही नहीं है। क्या ये मतलब आपको नहीं लग रहा कि डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स है। फिर कह रहे कि अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज अ फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग इंडियंस। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात की गई है कि अनएम्प्लॉयमेंट किस वे में देखना चाहिए, कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम है और क्या एस्पिरेशन है जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं। फिर कह रहे कि इनरोलमेंट इन स्कूल एंड कॉलेज इज हाई बट देयर इज नो क्वालिटी एजुकेशन, मतलब कहीं क्वालिटी एजुकेशन है ही नहीं। ये भी गया, ये भी गया। अब हमें किस किस बात पे फोकस करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना है कि एजुकेशन सिस्टम सेल्फ एम्प्लॉयड पे बात कर रहा है पैसेज पूरा क्रक्स, कि इस पे बात कर रहा है कि जो यूथ की एस्पिरेशन है उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। बाकी अभी ये चारों स्टेटमेंट आपको उसी में दिखा दूंगा कि क्यों रॉन्ग है, क्योंकि मैं आज पूरा पढ़ूंगा इस पैसेज को, छोटा सा पैसेज है, पढ़ लेंगे। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन इंडिया व्हाइल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेजर ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को यूज किया जाता है इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। फिर कह रहे कि अंडर द कंडीशन ऑफ राइजिंग स्कूल एंड कॉलेज इनरोलमेंट इट पेंट्स इन एन एक्यूरेट पिक्चर। देखिए कह रहा है कि जब तक हम स्कूल के और कॉलेज के इनरोलमेंट को नहीं देखेंगे तब तक हम चाहे जितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट को इकॉनमी से लिंक कर ले, ये अच्छा पिक्चर नहीं देगा, एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। ये आपका कहीं ना कहीं वहीं पर बात कर रहा है कि एजुकेशन सिस्टम को देख कर अनएम्प्लॉयमेंट देखना चाहिए। तो ये हमारा किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज अ फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ द यंग इंडियंस, ठीक है, यही बात कर रहा है कहीं ना कहीं। फिर भी मैं आपको पूरा आज पढ़ाऊंगा बोला है, ठीक है। यहाँ पर हो गया इनएक्यूरेट देते। फिर कहेंगे द रिपोर्टेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इज ए डोमिनेटेड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ यंगर इंडियंस, ठीक है। कह रहा है कि ये ऐसा नहीं है जो अनएम्प्लॉयमेंट है रेट है वो
एक्सपीरियंस है उनके पास, जिसके पास स्किल है फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है, किस लिए? हु फेस हायर एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस एंड एग्जिबिट ग्रेटर विलिंगनेस टू वेट फॉर द राइट जॉब। कह रहा है कि जो एक्सपीरियंस और जो यंगर इंडियंस है वो राइट जॉब के लिए वेट कर रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं ऐसी बात कर रहा है कि जो एस्पिरेशन है लोगों की जिस जॉब में जाने की, ऐसी जॉब में एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट हो रहा है। तो राइजिंग एस्पिरेशन की कहीं ना कहीं बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। फिर कह रहे कि द अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज इज ग्रेटर फॉर द पीपल विद द सेकेंडरी और हायर एजुकेशन एंड राइजिंग एजुकेशन लेवल्स इन्फ्लेट अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस। तो यहाँ पर आपका पूरा एस्पिरेशन वगैरह की ही बात की गई है, तो यहाँ पर आप कह देंगे बी इज करेक्ट, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि इनरोलमेंट इन द स्कूल एंड कॉलेज इज हाई बट देयर इज नो क्वालिटी। ऐसा कहीं बात ही नहीं किया, बल्कि बात क्या है कि एक्सपीरियंस लोग होते हैं, ठीक है। लेबर इंटेंसिव की पूरे पैसेज में कहीं बात नहीं की गई है, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसा भी कहीं सेल्फ एम्प्लॉयड की बात नहीं की गई है पूरे पैसेज में। तो बी हमारा बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, ओके। तो 71 का बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पर देखने चलते हैं कि कोई और मिलेगा कि नहीं। ओके, फिर आ गया है 2 पैसेज आ रहे हैं हमारे, बहुत दिग्गज, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि मोस्ट लॉजिकल और प्रैक्टिकल मैसेज बताना है। तो फिर हम वही अपना नॉलेज अप्लाई करेंगे। बहुत ही लॉन्ग इसमें स्टेटमेंट सब दिए हुए हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें कोई ना कोई ट्रैप मिल ही जाएगा। तो हम ट्रैप देखते हैं इसमें क्या है। कह रहा है कि इट इज़ डिजायरेबल दैट ऑल साइंटिस्ट नीड टू बी फिलोसफर। ऐसा डिजायरेबल है? बिल्कुल नहीं डिजायरेबल है, ठीक है। फिर कहे कि एज द स्टेटमेंट्स और ब्यूरोक्रेट आर द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, इट इज़ डिजायरेबल टू हैव अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन अ सोसाइटी दैट फोकस ऑन ट्रेनिंग इट्स सिटीजन्स इन द साइंटिफिक मेथड एंड फिलोसफिकल थिंकिंग फ्रॉम वेरी अर्ली एज। देखते हैं इसके बारे में। फिर कह रहे कि इट इज़ नॉट डिजायरेबल टू हैव गवर्नमेंट मैनेज बाय द इम्पेरिकल स्टेटमेंट्स अनलेस वेल मिक्सड विथ अदर्स हु आर ग्राउंडेड इन लर्निंग एंड रिफ्लेक्ट विजडम। ओके, देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। फिर क्या है कि मॉडर्न जो स्टेटमेंट्स है नीड टू बी वेल ट्रेंड इन साइंटिफिक मेथड एंड फिलोसफिकल थिंकिंग टू इनेबल देम टू हैव अ बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ देयर रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गोल्स, ठीक है। देखते हैं कि क्या क्या इसमें बात की गई है। याद रखना कुछ यहाँ पर कि हाँ क्या कहीं रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और गोल की बात की गई है मॉडर्न स्टेटमेंट्स के बारे में। स्टेट्समैन मतलब ब्यूरोक्रेट्स ही आप बोल सकते हैं ना। कि यहाँ पर ये भी देखना है कि क्या गवर्नमेंट के बारे में बात की गई कि उसको इम्पेरिकल और फिलोसफिकल दोनों लेकर चलना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखना है कि क्या एजुकेशन और ट्रेनिंग इसकी बात की गई है, और हमें देखना है कि साइंटिस्ट के बारे में कितनी बात हुई है, ठीक है। देखते हैं, पैसेज पढ़ते हैं, छोटा सा पैसेज है, ठीक है। कह रहा है कि साइंस बाई इटसेल्फ इज नॉट इनफ, ठीक है। देयर मस्ट बी फोर्स एंड डिसिप्लिन आउटसाइड द साइंस टू कोऑर्डिनेट देम एंड पॉइंट टू अ गोल की बात कर ली गई यहाँ पर। और कहा गया कि साइंस खुद में इनफ नहीं है, यहाँ पर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, फोर्स डिसिप्लिन होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए साइंस में, और एक गोल ओरिएंटेड साइंस होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं ऐसी बात की गई है। फिर कह रहे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रन अ कोर्स राइट व्हेन द गोल itself हैज नॉट बीन राइटली प्लेस्ड। यहाँ पर सीधी ये बात की कि साइंस का डिस्कवरी जो है वो राइट नहीं हो सकती जब उसका गोल राइट ना हो, ठीक है। फिर कह रहे कि व्हाट साइंस नीड इज फिलॉसफी। साइंस को क्या जरूरत है? फिलॉसफी की। मतलब किस लिए? द एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ साइंटिफिक पर्पस एंड द रिजल्ट्स, ठीक है। एंड रिजल्ट मतलब कह रहे हैं कि फिलॉसफी की जरूरत है जो एनालाइज करे साइंटिफिक मेथड को, उसके पर्पस को, उसके रिजल्ट को। विदाउट दिस एनी साइंस मस्ट बी सुपरफिशियल। किसके? विदाउट एनालिसिस, विदाउट द फिलॉसफी, ओके। फिर कहे कि गवर्नमेंट सफ़र करती है प्रिसाइजली लाइक साइंस, बिल्कुल साइंस की तरह। कब? फॉर लेक ऑफ फिलॉसफी, जब गवर्नमेंट के पास कोई फिलॉसफी नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, तो वो साइंस की तरह सफ़र करती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे जो स्टेटमेंट बताए गए हैं वो फिर लिंक कर दिया गया है किसी गवर्नमेंट से, किसी
गवर्नमेंट से कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट सफ़र करेगी अगर उसके पास मतलब फिलॉसफी नहीं होगी, गोल नहीं होगा, ऐसी बातें की गई है। ठीक है, कह रहा है कि फिलॉसफी बियर्स टू साइंस द सेम रिलेशनशिप, कह रहे फिलॉसफी और साइंस का ऐसा सेम रिलेशनशिप है वही जैसे कि स्टेटमेंटशिप बियर्स टू द पॉलिटिक्स। ठीक है, मूवमेंट गाइडेड बाय द टोटल नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव, टोटल नॉलेज और पर्सपेक्टिव की बात की गई है। ठीक है, एज अगेंस्ट द एमलेस इंडिविजुअल सीकिंग। ठीक है, कह रहा है कि एमलेस मतलब एक गोल होना चाहिए, एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए स्टेटमेंट्स का, जैसे कि साइंस का एक गोल होता है। ठीक है, साइंस का जैसे होता है फिलोसफी के साथ एक गोल और डिसिप्लिन। फिर कहे कि जस्ट एज द परस्यूट ऑफ नॉलेज बिकम स्कॉलिटिसिज्म when divorced from the actual need of the man and life, so the pursuit of politics become a destructive bedlam when divorced from the science and philosophy। देखिए यहाँ पर आपको कहीं साइंटिस्ट की बात नहीं की गई है, और ये जो क्रक्स है पैसेज का, आप ये पूरा पैसेज पढ़ लेंगे तो साइंस से शुरू तो किया गया है, लेकिन यहाँ पर पूरा उन्होंने गेम चेंज कर दिया। उन्होंने पूरा साइंस और फिलोसफी को लिंक कर दिया गया है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट से यहाँ पर लास्ट में इन्होंने क्या कहा कि जो गवर्नमेंट है वो अगर वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, बेदलम हो जाएगा, व्हेन दे डिवोर्स फ्रॉम द साइंस एंड फिलोसफी। साइंस यहाँ पर कैसे यूज किया गया है, यहाँ पर साइंस को यूज किया गया एज अ, आप कह सकते हैं कि फैक्ट, एज अ एविडेंस। तो गवर्नमेंट अगर टोटली फैक्ट और एविडेंस देखती है तब भी डिस्ट्रक्टिव होगा, और टोटल फिलोसफी पे जाती है तब भी डिस्ट्रक्टिबल होगा। मतलब उसको दोनों के बीच एक बैलेंस बनाकर चलना है। ठीक है, यही बात की गई है पूरे में पैसेज में। तो अब देखते हैं, देखिए ये डी जो स्टेटमेंट आपका चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि डिजायरेबल है कि सभी साइंटिस्ट फिलोसफर हो जाएं, कहीं साइंटिस्ट का ना मेंशन है ना फिलोसफर का मेंशन है। ठीक है, गए काम से। फिर कह रहे कि एज द स्टेटमेंट और ब्यूरोक्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी, इट इज डिजायरेबल टू हैव अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन। कहीं भी एजुकेशन सिस्टम की बात की गई है नहीं, बात की गई है, गया काम से। फिर क्या, इट इज़ नॉट डिजायरेबल टू हैव अ गवर्नमेंट मैनेज बाय द इम्पेरिकल स्टेटमेंट्स। यही लास्ट में बोल रहा था कि साइंस विदाउट फिलोसफी मतलब स्टेटमेंट्स, और जो विदाउट साइंस मतलब फैक्ट और इम्पेरिकल। ठीक है, साइंस क्या है, साइंस इज नथिंग बट इम्पेरिकल होता है, एक फैक्ट बेस्ड नॉलेज होता है। ठीक है, अनलेस वेल मिक्सड विद द अदर्स हु आर ग्राउंडेड इन लर्निंग एंड रिफ्लेक्ट विजडम। ठीक है, कहीं ना कहीं इसी की बात की गई है। फिर फर्स्ट देखते हैं कि मॉडर्न स्टेटमेंट्स, कहीं मॉडर्न स्टेटमेंट्स की बात नहीं की गई है उसमें। करें कि नीड टू वेल ट्रेंड साइंटिफिक मेथड्स एंड फिलोसफिकल थिंकिंग टू इनेबल देम हैव अ बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ देयर गोल्स, देयर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गोल्स। ऐसा कहीं नहीं उनको बताया गया कि उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए या कुछ करना चाहिए, ऐसा कहीं भी पूरे पैसेज में नहीं बात की गई है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरे स्टेटमेंट कहीं नहीं कहा गया कि ट्रेन करना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो ये आप याद रखना, बी यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ओके, नेक्स्ट पर और देखते हैं, ये एक पैसेज है, इसको भी देख लेते हैं। पता नहीं कितने पैसेज है, इस एग्जाम में शायद काफ़ी पैसेज आए हुए थे, तो पैसेज की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे बेस्ड ऑन द अबव पैसेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट एक्सप्रेस द अल्टीमेट गोल ऑफ द स्टेट। भाई अब इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। कह रहा है कि लिबर्टी की बात करता है, टर्म देख लेते। कह रहा है लिबर्टी की बात करता है कि कम्युनल हार्मनी की, कि हेल्थ की पर्सनल सेफ्टी की। ठीक है, तो गोल ऑफ द स्टेट इसमें देखना है कि क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि द लास्ट एंड ऑफ द स्टेट, लास्ट एंड मतलब गोल, गोल ऑफ द स्टेट इज नॉट टू डोमिनेट, डोमिनेट नहीं करना है किसी के ऊपर। कहीं ना कहीं यहाँ लिबर्टी आ गई कि उनको लिबर्टी दो थोड़ा सोचने के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं लिबर्टी आ गई, शुरू में ही पता चल गया हमारा आंसर क्या है। ठीक है, टू डोमिनेट, नॉट टू रिस्ट्रेन देम बाई फियर, ना उनको रोको, ना उनको रोको डरा कर, थोड़ा उनको लिबर्टी दो। रेदर इट इज सो टू फ्री ईच मैन फ्रॉम फियर that he may live and act with a full security without any injury to himself or his neighborhood। ठीक है, मतलब फ्री करो कि वो अपने लिबर्टी दो कि उसको वो खुद को ग्रो कर पाए। द एंड ऑफ द स्टेट, आई रिपीट, इज नॉट टू मेक रेशनल बींग्स
इनटू ब्रूट बीस्ट एंड द मशीन्स, मतलब मशीन बनाना नहीं है, इट इज इनेबल टू देयर बॉडीज एंड देयर माइंड्स, फिर वही बात कर रहा है लिबर्टी की, टू फंक्शन सेफली, मतलब उनको एक सोचने की क्षमता दो, उनको डराओ मत, उनको एक फ्रीडम दो, लिबर्टी दो। इट इज, अगर हम लिबर्टी की बात हम करते हैं तो क्या कहते हैं कि फ्रीडम टू डेवलप आवर सेल्फ्स, पॉजिटिव कनोटेशन यही होता है लिबर्टी का। फिर क्या कि इट इज लीड टू मैन टू लिव बाई एंड एक्सरसाइज अ फ्री रीजन, फ्री रीजन दो, कितनी बार लिबर्टी बोल रहा है कहीं पर, देखो। फिर कह रहा है कि दैट दे मे नॉट वेस्ट देयर स्ट्रेंथ इन द हेट्रेड एंगर, और ये सब में वो अपना ये सब ना वेस्ट कर, मतलब उनको इसमें टाइम ना जाए। तो पर्सनल सेफ्टी की कहीं इतना बात नहीं की गई है, हेल्थ की तो बात ही नहीं, कम्युनल हार्मनी की बात ही नहीं है, लिबर्टी की बात चिल्ला के बोल रहा है। ठीक है, तो हो गया ये इतने में ही। अभी देखते हैं कौन सा पैसेज है, और ओके नाउ एंड नथिंग इज देयर इन नो पैसेज, ओके ये तो हमने देख ही लिया था दोनों। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर आपका 2023 क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आगे अब हम डिस्कस करेंगे 2022 2024 का एक वीडियो आ गया है, एक वीडियो आ जाएगा बीच में। ठीक है, बाकी शेयर कर दीजिए, आप लोग शेयर बिल्कुल इसको नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों, बट मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है इसलिए करा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।